एक महान साम्राज्य का पतन और ऑस्ट्रेलिया का एक भेड़ फार्म, इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जिसे लगभग भुला ही दिया गया है। और ये रहस्यमयी जवाब था दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक के वारिस का, जब 1980s में उन्हें भेड़ें चराते हुए पाया गया। सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर शख्स और भेड़ों के बीच, आखिर क्यों? तो सवाल उठता है, दुनिया के सबसे अमीर परिवार का वारिस ऑस्ट्रेलिया के इतने दूर दराज के फार्म पर आखिर कर क्या रहा था? इसका जवाब किसी बर्बादी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुप्त राजनीतिक योजना में छिपा है जिसका मकसद था पूरी इस्लामी दुनिया को एक नया आकार देना। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें मिलना होगा दो बहुत ही ताकतवर लोगों से, दो ऐसी शख्सियतें जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और जो जल्द ही टकराने वाली थीं। तो देखिए, एक तरफ थी सिर्फ नाम की शक्ति, प्रतीकात्मक ताकत, और दूसरी तरफ थी दुनिया की असली दौलत, बेहिसाब पैसा। ये दो ताकतें थीं जो एक बड़े मकसद के लिए एक होने वाली थीं। तो एक तरफ थे आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद II। सोचिए, वो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों के आध्यात्मिक प्रमुख तो थे, लेकिन उनके पास ना कोई देश था, ना कोई सेना। 1924 में तुर्की से निकाले जाने के बाद वो फ्रांस में एक तरह से निर्वासन में जी रहे थे, दूसरों की मेहमानी पर। और फिर दूसरी तरफ थे हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान। 1930 के दशक में उन्हें आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित किया गया था। और उनकी दौलत, उनकी दौलत तो बस किस्से कहानियों जैसी थी, इतनी ज़्यादा कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये नंबर देखिए, 14,718। इतने लोग तो निज़ाम के महलों में काम करते थे। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ महलों के झूमर साफ करने के लिए ही 38 लोग रखे गए थे। कमाल है ना? निज़ाम की अमीरी का आलम यह था कि वो 100 करोड़ रुपए की कीमत वाले जैकब डायमंड को एक मामूली पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी दौलत के बावजूद वो अपनी कंजूसी के लिए भी उतने ही मशहूर थे। कहा जाता है कि एक बार तो उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक सिक्का उठाने के लिए घुटनों के बल रेंगते हुए देखा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, एक तरफ खलीफा की प्रतीकात्मक शक्ति और दूसरी तरफ निज़ाम की बेहिसाब दौलत, ये एक साथ कैसे आ सकती थीं? जवाब था एक शादी, एक ऐसा रणनीतिक विवाह जो खलीफा के शाही वंश को निज़ाम के खजाने से हमेशा के लिए जोड़ देता। तो देखिए, हुआ क्या था। पहले विश्व युद्ध के बाद 500 साल पुराना ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। फिर 1924 में तुर्की ने खिलाफत ही खत्म कर दी और खलीफा को देश से निकाल दिया। भारत में इसको लेकर खिलाफत आंदोलन भी हुआ और इसी माहौल में 1931 में एक बहुत बड़ी शाही शादी हुई। प्लान ये था, खलीफा की इकलौती बेटी राजकुमारी दुरूश शहवार की शादी निज़ाम के सबसे बड़े बेटे और वारिस आज़म जहां से कर दी जाए। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थीं। उस जमाने में भी लोगों को इस शादी के पीछे का असली मकसद साफ नजर आ रहा था। 1931 में टाइम मैगजीन ने लिखा था कि इस रिश्ते से जो बच्चा पैदा होगा वो धन और खिलाफत दोनों का वारिस होगा और उसे असली खलीफा घोषित किया जा सकता है। और फिर 1933 में इस शाही जोड़े के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, राजकुमार मुकर्रमजा। वो बच्चा जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। लेकिन इस पूरी योजना का असली मकसद वो 70 से भी ज्यादा सालों तक दुनिया से छिपा रहा, एक राज बनकर। तो आखिर वो राज क्या था? वो छिपा था ब्रिटिश आर्काइव्स में रखे एक गुप्त दस्तावेज में। यही दस्तावेज इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी था। इसी में पूरी योजना का एंड गेम लिखा हुआ था। और वो दस्तावेज था खलीफा अब्दुल मजीद II की वसीयत, जिसमें साफ साफ लिखा था, मुझे विश्वास है कि इस नए रिश्ते का पहला बेटा खलीफा का पद और हैदराबाद का शासन दोनों संभालेगा। मतलब प्लान बिल्कुल साफ और चौंकाने वाला था। खलीफा ने अपने पोते मुकर्रम जहा को अपना वारिस चुन लिया था। एक झटके में खिलाफत का केंद्र तुर्की से भारत में शिफ्ट हो जाता। इस प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी था कि खलीफा को भारत में दफनाया जाए ताकि एक शक्तिशाली तीर्थ बन सके। उनके लिए हैदराबाद में एक शानदार मकबरा भी बनाया गया, लेकिन वो मकबरा आज तक खाली है। यहीं से ये भव्य योजना बिखरनी शुरू हुई। तो हुआ क्या कि 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पेरिस में खलीफा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन
तब तक भारत में बंटवारे से पहले हिंदू मुस्लिम तनाव इतना बढ़ चुका था कि उन्हें यहां दफनाना बहुत जोखिम भरा हो गया। तुर्की की सरकार ने भी अपने पूर्व खलीफा को अपनी जमीन पर दफनाने से साफ इनकार कर दिया। और बस इस प्रतीकात्मक दफन के बिना इस पूरी गुप्त योजना की नींव ही ढह गई। तो एक तरफ सपना था 6000 नौकरों वाले महल का और हकीकत थी इस्तांबुल का एक छोटा सा अपार्टमेंट। एक तरफ सोने से भरे ट्रकों वाले राज्य की कल्पना थी और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का एक भेड़ फार्म। भारत में एक नई खिलाफत का इतना बड़ा ख्वाब और उसका अंजाम था एक खत्म हो चुकी उपाधि और एक खामोश अंत। सपने और हकीकत के बीच का ये फासला सच में चौंकाने वाला है। तो आखिर में हुआ ये कि मुकर्रम जा 1967 में निज़ाम तो बने, लेकिन 1971 में भारत सरकार ने ये उपाधि ही खत्म कर दी। उन्होंने कभी भी खिलाफत पर अपना कोई दावा पेश नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में कई दशक गुजारने के बाद वो 1996 में इस्तांबुल चले गए और 2024 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में गुजारे जिस पर कभी उनके पूर्वजों का राज हुआ करता था। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या होता अगर इतिहास ने कोई दूसरा मोड़ ले लिया होता? अगर वो एक गुप्त वसीयत काम कर जाती और खलीफा को भारत में दफना दिया जाता, तो क्या भारत के दिल में दुनिया की सियासत का एक नया और शक्तिशाली केंद्र बन सकता था? ये इतिहास के एक ऐसे भूले बिसरे अध्याय का सवाल है जो अगर सच हो जाता तो शायद दुनिया का नक्शा ही बदल दिया होता।